सबको हमारी ओर से गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है, सबको सुबह सुबह का अभिवादन है। हम आप लोगों के समक्ष बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं। हम आप लोगों के समक्ष बहुत दिन के बाद हमसे आपकी मुलाकात हो रही है। तो चलते हैं, यूट्यूब पर जो पढ़ते होंगे उनसे तो मुलाकात होती हुई होगी हमसे, लेकिन यूट्यूब पर के बाद जो अभी ऐप पर आप लोग के समक्ष आए हुए हैं, तो बहुत दिन के बाद हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप लोग के भाई बहन हमसे पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन आप लोग के समक्ष आज मैं शायद पहली बार आया हूं। तो आज आप लोग को ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में बता देते हैं और कुछ आपको स्टेटमेंट बता देते हैं जो आपको सवाल बनाने में काफी मदद करेगी। वो आपको आज बता रहे हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का देंगे और बहुत कम समय में आपको अच्छी तैयारी कैसी करनी है इसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत जल्द बताया जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है तो मिक्सिंग रहता है हर चैप्टर का, इसलिए चैप्टर वाइज आपको थोड़ा सा अलग अलग कर देता है, थोड़ा सा आपको समझने में आसान हो। तो चलते हैं, समय को न गंवाते हुए हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आप लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय प्रमेय जैसे कहते हम लोग आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय, ये एक्स्ट्रा नाम है और दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में, इसका क्वेश्चन समझ लीजिए, दिया हुआ है जो आप लोग को थ्योरम बताए होंगे सर, मैं इसको सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूं। दिया हुआ है, स्टेटमेंट करा है, किसी त्रिभुज ABC या किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, जो आपको थ्योरम बता रहा है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय वही बता रहा है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस इसलिए है, इस क्वेश्चन को कई बार ऐसा देखा गया है जो उलट के पूछ देता है। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, 1992 की बात है, 9 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया था जो आप किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसे प्रमाणित करें। और उसी क्वेश्चन को 21 नंबर में दे दिया था, थेल्स प्रमेय को लिखें एवं उन्हें प्रमाणित करें। देखिए कैसे चकमा दे दिया, दोनों एक ही चीज है। तो बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आया और बहुत से बच्चे को जो समझ में आ गया तो आराम से 9 नंबर एंड 21 नंबर करके इसका सॉल्यूशन डाल दिया। 9 नंबर और 21 नंबर करके सॉल्यूशन डाल दिया, या बहुत 9 नंबर और 21 नंबर में एक ही क्वेश्चन को लिख डाला। तो समझने की बात है, बात इसमें सिर्फ आपको समझने की है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए, थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता के प्रमेय क्या कहते हैं, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, आपको एक त्रिभुज है और इसमें जो BC के पैरेलल
BC के पैरेलल D और E खींचा गया है। तो मेरे भाई मुझे प्रमाणित करना है कि यदि दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है DE पैरेलल BC आपको दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, DC पैरेलल BC दिया हुआ है, तो हमें साबित करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये हमें साबित करना है, ये हमें प्रमाणित करना है, ये हमें साबित करना है। जो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये हमें प्रमाणित करना है। तो ये तो आपको क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन को हमने समझाया है। अब इसको बनाना कैसे है, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसको कुछ डिस्क्राइब करेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समानांतर D है, तो हमें प्रमाणित करना है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये हमें साबित करना है, ये हमें प्रमाणित करना है। इसमें उसके बाद आपको रचना भी है, इसके बाद इसमें रचना है या बनावट है। तो बहुत से क्वेश्चन में ऐसा, बहुत से थ्योरम में ऐसा होता है, बहुत से प्रमेय में ऐसा होता है जो रचना नहीं होता है। तो रचना करने पर थोड़ा आसान हो जाता है। रचना में क्या लिखेंगे, D से DM लंब डाला, ये रचना में लिखेंगे। रचना में लिखेंगे DM लंब डाला है AC पर, DM लंब डाला AC पर। उसके बाद EN लंब डाला EN, उसके बाद EN लंब डाला है, EN लंब डाला AB पर। ठीक है बाबू। उसके बाद B और E को मिलाया, उसके बाद C और D को मिलाया। रचना खत्म हो गया, रचना समाप्त हो गया। अब रचना समाप्त हो गया तो अब इसका प्रूफ करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, DM परपेंडिकुलर AC और उसके बाद DM परपेंडिकुलर, उसके बाद EN परपेंडिकुलर AB। उसके बाद लिखेंगे B और E को मिलाया, उसके बाद लिखेंगे B और E को मिलाया, उसके बाद BE मिलाने के बाद BE को मिलाया, C और D को मिलाया। उसके बाद चले आएंगे हम लोग प्रमाण में, ये आपको रचना में आएगा। ये काम आप रचना में करोगे और इसको लिखोगे भी, रचना में करेंगे और इसको लिखेंगे भी। चलते हम लोग ऊपर की ओर। प्रमाण में क्या लिखना है, अब देखिए आपको फिगर देखने में दिक्कत होती है तो फिगर हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ A दिए हुए हैं, यहाँ B दिए हुए हैं, यहाँ C दिए हुए हैं, ये D और E है। D से DM यहाँ लंब डाला गया है, E से EN यहाँ लंब डाला गया है, B और E को मिलाया है, C और D को मिलाया है। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ, प्रमाण में लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप लोग जान रहे हो, जो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2, देख लो बाबू, 1/2। गौर से त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABD में समझ देख लीजिए, यदि आपको ये आधार होगा AD आधार तो ऊंचाई EN और AE आधार तो ऊंचाई DM होगा। यदि आपको AD आधार, ध्यान से देखो, और से देखिए, यही समझना है आपको। और मैं प्रयास करता हूं जो ये लास्ट बार है, आपको जो समझ लीजिए, जो फिर से आपको समझने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़े। आधार यदि AD होगा तो ऊंचाई EN, आधार यदि AB होगा तो ऊंचाई EN होगा। एक ही आधार पर ऊंचाई सेम होती है, एक ही आधार पर ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो पहले क्या कहा, आधार को AD मान लो, आधार को आप AD मान लो, आधार को यदि AD मानेंगे तो ऊंचाई EN होगा, बराबर है AD
इंटू हो जाएगा en। ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज है ADE, वही त्रिभुज जो लिए हैं वही त्रिभुज लेते हैं, हो जाएगा 1/2 गुना आधार AE, आधार आपको AE, आधार AE, आधार यदि AE तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको DM होगा, ऊंचाई क्या होगा आपको DM होगा। इसको सेकंड मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। उसके बाद देखिए फिर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या सा लेते हैं देख लीजिए, यहाँ पे लेते हैं कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं इसमें। अब देखिए त्रिभुज लेते हैं आप कौन सा, ABE, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बराबर 1/2 गुना आधा, सॉरी ABE नहीं होगा, AB नहीं होना है, DBE, यहाँ D दे दो, DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज आपको हो जाएगा DBE बराबर क्या हो जाएगा, आधार आपको DB, आधार आपको DB और ऊंचाई क्या हो जाएगा EN, ऊंचाई क्या हो जाएगा EN, इसको आप थर्ड मान लीजिए। फिर लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, यहाँ D है बाबू, यहाँ D है DBE, ये त्रिभुज लिए हैं DBE लिए हैं, अब लिए हैं DEC, अब ये त्रिभुज लिए हैं, आधार हो जाएगा EC, आधार क्या हो जाएगा आपको 1/2 आधार हो जाएगा आपको EC और ऊंचाई EC आधार होगा, ऊंचाई हो जाएगा DM, ऊंचाई क्या होगा DM। इसको फोर्थ इक्वेशन, किसी वस्तु की हाइट देख लीजिए, इस जगह यदि 10 मीटर है, आधार को अपनी सीध में, यहाँ पर यदि 10 मीटर है हाइट और आधार को अपनी सीध में आगे बढ़ा देंगे तो यही हाइट है, यहाँ 10 मीटर है तो आधार को यदि अपनी सीध में बढ़ाया गया है तो हाइट वही काम करेगा। इसलिए इस आधार पर AE आधार पर ऊंचाई EN, तो EC आधार पर भी ऊंचाई आपको EN ही होगी। अब क्या करते हैं, फर्स्ट में भागा देते हैं थर्ड से। अब फर्स्ट भागा थर्ड बराबर सेकंड, अब भागा फोर्थ दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है आपको। तो फर्स्ट में क्या है आपको हाफ, फर्स्ट में क्या है आपको हाफ गुना AD, हाफ गुना AD अब गुना EN, और थर्ड में क्या है आपको हाफ इंटू DB, हाफ इंटू DB इंटू है आपको EN, देख लीजिए बराबर क्या दिया हुआ है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है आपको हाफ इंटू AE, हाफ इंटू AE इंटू DM इंटू आपको DM है। अब बट्टे देखिए फिर क्या है, फोर्थ में क्या है हाफ इंटू EC इंटू क्या है आपको DM, इंटू क्या है आपको DM, ये DM कैंसिल हो गया, ये हाफ कैंसिल हो गया, ये EN कैंसिल हो गया, ये हाफ कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपको बाबू AD बट DB बराबर AE बट EC। यही हमको साबित करना था, AD बट DB बराबर AE बट EC, यही आपको साबित करना था। ये बहुत से बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिवीजन करवा दिया, एक बार आपको सिर्फ रिवीजन करवा दिया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको जस्ट आप बताएंगे, कुछ देर के बाद बताएंगे आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको बताया जाएगा इन्हीं से रिलेटेड। और ये थेल्स प्रमेय का विलोम जो है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम जो आप लोग पढ़े हुए हैं, उसमें क्या है अनुपातिक संबंध समान तो रेखा पैरेलल होगी, इसमें है रेखा पैरेलल है तो अनुपातिक संबंध समान होगा। इसमें त्रिभुज आपको तरह तरह के बन सकते हैं,
सवाल में आपको अभी आपने खींचा है, जो अभी ए बी सी खींचा है, अभी बी सी के पैरेलल खींचा है, डी ई खींचा है, तो लिखा है आपने ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। और जब त्रिभुज ए बी सी में, जब त्रिभुज ए बी सी में जब AC के पैरेलल यदि DE खींचेंगे, ऐसे हो जाएगा AD बट्टे DB बराबर EC बट्टे BE, ऐसा कंडीशन आएगा। सवाल आपको सिंपल तरीके से इस ढंग से आपको फिगर में नहीं देता है, सवाल आपको सिंपल तरीके से इस ढंग से नहीं देता है फिगर, उसमें आपको तरह तरह का फिगर देता है, तरह तरह का फिगर आपको देता है। देख लीजिए फिगर कैसे कैसे देता है। यह त्रिभुज रहेगा, समझ लीजिए हमारा मेन मिशन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। देख लीजिए इसका भी नाम देते हैं ए बी सी, इसका भी नाम देते हैं ए बी सी, इसका भी नाम देते हैं ए बी सी। इसमें ये तो अभी थ्योरम आप लोग बना लिए हैं, ये डीई दिए हैं पैरेलल, डीई पैरेलल बीसी के। अब एबी के पैरेलल फिगर ऐसा भी हो सकता है, फिगर आपको ऐसा भी हो सकता है, एबी के पैरेलल ये है, अब एसी के पैरेलल, एसी के पैरेलल लेंगे तो फिगर आपको ऐसा भी हो सकता है। तो सवाल आपको ऐसा भी हो सकता है, सवाल आपको इस तरह का हो सकता है, लाइन सवाल आपको ऐसा भी हो सकता है, सवाल आपको ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या साबित किया है, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। इसमें भी आपको ऐसा यदि पैरेलल करते हैं, इसके पैरेलल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एडी बट्टे ईसी, एडी बट्टे सीडी बराबर बीई बट्टे ईसी। इसमें यदि करते हैं ऐसा तो एडी बट्टे डीबी बराबर एसी ईसी बट्टे बीई। इस तरह के कंडीशन आपको आएंगे, इस तरह के कंडीशन आपको आएंगे और इसी को आपको फॉलो करना है, सवाल बनाते समय इसी को आपको फॉलो करना है, क्योंकि फिगर आपको तरह तरह के आएंगे। जहां तक रही बात साबित करने के लिए, थ्योरम को साबित करने के लिए, इस फिगर में आपको मैंने साबित कर दिया है, इस फिगर में भी आप साबित कर सकते हो और इस फिगर में भी आप साबित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज में देखिए क्या होता है। दो समरूप त्रिभुज यदि मान लो दिए हुए हो, दो समरूप त्रिभुज यदि आपको दिए गए हो तो उसका कैसे कैसे रेशियो होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो बनाने में आपको काम आता है। जो दो समरूप त्रिभुज आपको एबीसी, एक त्रिभुज आपको एबीसी और दूसरे त्रिभुज का नाम पी क्यू आर देते हैं, एक का नाम ए बी सी, इसका नाम हम पी क्यू और आर देते हैं। एक का नाम ए बी सी और दूसरे का नाम क्या देते हैं, तो पी क्यू आर देते हैं। जब ए बी सी सिमिलर हो त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज सिमिलर हो तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब त्रिभुज समान कोणिक होती है, जब त्रिभुज क्या होती है, समान कोणिक होती है। इसका मतलब इसका बी एंगल इसके क्यू एंगल के बराबर हो और इसका ए एंगल पी एंगल के बराबर हो और इसका सी एंगल इसके आर एंगल के बराबर हो। अभी आपको सिंपल तरीके से दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको इस सिंपल तरीके से नहीं रहता है, आपको एग्जाम में सिंपल तरीके से नहीं रहता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा तरीके से रहता है। त्रिभुज जैसे मान लेते हैं इस एंगल के बराबर ये एंगल दे देता है, यहाँ पर ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी देते हैं, यहाँ पी क्यू और आर देते हैं और इस एंगल के बराबर ये एंगल देता है। तो बताइए सी का मान और क्यू, सी और क्यू में क्या रिलेशन होगा, सी और क्यू भी आपस में बराबर होंगे, सी और क्यू भी आपस में बराबर होंगे, ये रिलेशन होगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये उल्टा पुल्टा कंडीशन में सवाल को इस तरीके से पूछा जाता है। उल्टा पुल्टा तरीके में सवाल को इस तरीके से आपको बोर्ड में पूछा जाता है, उल्टा पुल्टा तरीके से। कहने का मतलब हुआ एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समान कोणिक होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? समान कोणिक होते हैं। और जब त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजा समानुपाती होती है। चलते हैं इसमें, चलते हैं ए बी सी और पी क्यू आर में चलते हैं। संगत भुजा समानुपाती का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। संगत भुजा तो हम देते हैं सी के सामने की भुजा, ये तीन तो सिंबल दिए हैं, तीन सिंबल दिए हैं। इसको समझने में दिक्कत है तो इसको हम एंगल से भी डिनोट कर देते हैं, इसको एंगल से भी डिनोट कर देते हैं, इसको एंगल से भी डिनोट कर देते हैं, एंगल से भी डिनोट कर देते हैं। ये कौन, मान लीजिए ये एंगल जो है सो आपको 50 का है, ये एंगल आपको 70 का, ये एंगल आपको 70 का है। तो 7 5 12 120, तो ये आपको 60 हो गया। ये स्पष्ट है, ये कौन 60 का होगा, ये कौन 70 का है और ये कौन 50 का है। 7 5 12 180 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये सिंबल समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हमने नाम यहाँ पर एंगल का वैल्यू देकर आपको इंडिकेशन कर दिया है ताकि आपके समझ में आवे। तो त्रिभुज एबीसी में 50 डिग्री के सामने की भुजा और पी में भी सामने की भुजा 50 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपात, इसमें 50 के सामने की भुजा AC कह सकते हैं, AC बट्टा हो जाएगा PR, AC बट्टा PR बराबर, इसमें देखिए आप 50 के सामने भुजा ले लिए है। अब 70 के सामने की भुजा इसमें है आपको BC, इसमें 70 के सामने भुजा क्या हो जाएगा QR, इसमें क्या हो जाएगा QR बराबर, इसमें देखिए अब 60 के सामने भुजा AB, 60 के सामने भुजा AB अब बट है इसमें 60 के सामने भुजा PQ। ये आपको रिलेशन होगा, ये आपको रिलेशन होगा और इस रिलेशन पर आधारित आपको सवाल पूछे जाते हैं। वही कंडीशन आपको यहाँ एंगल को अलग थलग करके कर देगा, एंगल को अलग थलग कर देगा। यहाँ पर यदि 50 दे देता है, इसमें यहाँ 50 दे देगा, इसमें यहाँ 60 देता है तो यहाँ पर 60 दे देगा, इसमें यहाँ 70 देता है तो यहाँ पर 70 दे देगा। तब भुजा का अनुपात आपसे पूछेगा, भुजा का अनुपात के बारे में। तो ये चीज आपको अपनाना है। इसमें 50 के सामने भुजा हो जाएगा BC, देखिए इसको देखिए इसमें कैसे करना है। 50 के सामने भुजा हो जाएगा इसमें BC, 50 के सामने भुजा हो जाएगा BC, इसमें 50 के सामने भुजा हो जाएगा PQ, इसमें हो जाएगा PQ, ये रिलेशन आएगा। इसमें देखिए 60 के सामने भुजा, इसमें देखिए 60 के सामने भुजा, 60 के सामने भुजा है AC, 60 के सामने भुजा है AC और इसमें 60 के सामने भुजा QR है, इसमें 60 के सामने भुजा QR है बराबर। इसमें देखिए अब 70 के सामने भुजा AB है, 70 के सामने भुजा AB है और इसमें 70 के सामने भुजा PR है, इसमें 70 का PR है। ये रिलेशन होगा। ये उल्टा पुल्टा कंडीशन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डाला जाता है। ये उल्टा पुल्टा कंडीशन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि ये तो आपको सीरियली वाइज सिर्फ समझने के लिए आपको दिया है, सिर्फ समझने के लिए आपको बताया है। उसके बाद इसको कैसे घुमाया कैसे जाता है वो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर पकड़ बनी रहे। क्लियर? तो इसमें ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। और दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। अब दो समरूप त्रिभुज में देखिए क्षेत्रफल का अनुपात है। 5 तरह के कंडीशन इसमें आते हैं, उसको याद कर लीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात और परिमाप का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात और परिमाप का अनुपात आप याद कर लो। चलते हैं हम लोग आगे। दो समरूप त्रिभुज हो, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है हम देते हैं इसका नाम DE और F देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज है ABC बट एरिया ऑफ त्रिभुज है DEF
ये कब होगा? जब दो समरूप त्रिभुज हों, कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप हों, सिमिलर हों त्रिभुज DEF की। जब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DEF आपस में समरूप हों, जब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DEF आपस में क्या हों? समरूप हों, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। क्या होता है? संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। संगत भुजा के क्या होता है? वर्गों के अनुपात में होता है। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। इसमें कर सकते हैं आप AB का स्क्वायर, इसमें कर सकते हैं AB का स्क्वायर बट DE का स्क्वायर बराबर कर सकते हैं BC का स्क्वायर बट EF का स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं AC का स्क्वायर बट DF का स्क्वायर। तो क्या इसमें आपने पढ़ा? दो समरूप त्रिभुज यदि हों, दो समरूप त्रिभुज यदि हों तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। अब देखिए, ये तो एक नंबर का बात हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन, आपको ये फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज हों, दो समरूप त्रिभुज हों तो उसके शीर्षलंबों का अनुपात क्या होता है? तो देखिए, दो शीर्षलंब का अनुपात, ये ABC है, ये DEF है, इस त्रिभुज का नाम देते हैं AB और C, इसका नाम देते हैं DE और F। शीर्षलंब A से AD, चाहे A से AM ये शीर्षलंब है, D से DN ये आपको शीर्षलंब है। तो इसमें आप कर सकते हैं, ये एक नंबर कंडीशन हो गया। याद रखिए, ये सवाल बनाने में आपको रामबाण का काम करेगा, ये सवाल सब बनाने में आपको रामबाण का काम करेगा। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड में क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बट्टे हो जाएगा आपको एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या कहें? शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होता है। शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होता है। शीर्षलंब का वर्ग क्या हो जाएगा? AM इसका वर्ग, AM का वर्ग और उसके बाद हो जाएगा DN इसका वर्ग। अब ऐसा कीजिए, आप लोग एक साथ साथ दो काम सीखते जाइए। इसमें क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा होता है, और यदि यहाँ पर परिमाप दे दें, क्षेत्रफल को हटाकर आप परिमाप दे देते, सिर्फ आप स्क्वायर को हटा दोगे। याद रखो, हम अभी जहां पर कर रहे हैं, जहां पर क्षेत्रफल को के बदला में यदि परिमाप हो तो यहां पर सिर्फ स्क्वायर 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 स्क्वायर, यहां भी आपको स्क्वायर को हटा दोगे। परिमाप में सिर्फ उसी के अनुपात में हो जाएगा। परिमाप रहेगा तो AB बट्टे D, BC बट्टे EF, AC बट्टे DF, यानी दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात में होता है। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात शीर्षलंबों के अनुपात में होता है। वर्ग सिर्फ हट जाएगा, वर्ग सिर्फ हट जाएगा। तो आपको चार कंडीशन हो गया, दो कंडीशन आपको क्षेत्रफल का और दो कंडीशन आपको परिमाप का हो गया। याद रखिए, एक साथ साथ हम काम करते जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। समय कम है और ज्यादा से ज्यादा काम करना है, आपको समझना भी है। समझ में कुछ नहीं आया सर? सर इसके बाद क्लास होगा तरुण सर का। आदेश कुमार सर जी लिख दीजिए प्लीज। लिखना भी पड़ेगा जी। चलो लिख देते हैं।
समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है, वर्गों के अनुपात में होता है, वर्गों के अनुपात में होता है। देखो बाबू, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होता है। फिगर ड्रॉ करोगे तो फिगर भी ड्रॉ करते जाओ, फिगर भी ड्रॉ करते जाओ। फिगर ड्रॉ करना है तो फिगर को ड्रॉ करते जाते हैं। क्या नाम देते हैं? ए बी सी। क्या नाम दे दो? डी ई और एफ। डी ई और एफ देते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज है ए बी सी सिमिलर त्रिभुज है डी ई एफ के। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, लिखो जल्दी लिखना है तो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। हेलो, हाँ अरे लंच लेके आ गए, सरकार खाया अपनी पहले। तो चलिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है संगत भुजा के वर्गों का अनुपात, जो हमने लिखा है उसी को लिख रहा है। ए बी स्क्वायर बट डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट डी एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट ई एफ स्क्वायर। ये स्टेटमेंट सब याद रखो, ये स्टेटमेंट सब लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट सब आप लोग लिख लीजिए। ये हम आगे बढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट सब लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। बोलिए। आदेश कुमार जी, क्लियर होते जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर होते जा रहा है तो बिल्कुल सही बात है सर जी, अब क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, ये मेन नोट पॉइंट है, ये आपको मेन पॉइंट सब है, इसको आप गौर से देखिए। दो समरूप त्रिभुज लिखिए, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज
के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के, संगत शीर्ष लंबों के, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात में होता है, वर्गों के अनुपात में होता है, वर्गों के अनुपात में होता है, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात में होता है। तो दो समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज ये है और दूसरा समरूप त्रिभुज ये है। गौर से देखिए बाबू, याद दिया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ, ये 5 कंडीशन आपको ये एरिया से रिलेटेड बता रहे हैं और 5 परिमाप से, ये 10 यदि आपको याद रहेगा तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन आपको समरूपता वाला से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत हद तक आपको बन जाएगा। लगभग क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग आप लोग सॉर्ट आउट कर लोगे। मुझे उम्मीद है जो ये स्टेटमेंट यदि आपको याद रहेगा, ये कथन यदि आपको याद रहेगा और ये आप समझे हुए रहेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग आपसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो शीर्षलंब ए से ए एम ये आपको शीर्षलंब है, ये क्या है आपको शीर्षलंब है। डी से डी एन आपको शीर्षलंब है। ए एम और डी एन आपको शीर्षलंब है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, वही जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में कहा गया है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेम लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, संगत क्या लिखे है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात में, शीर्ष लंबों के वर्गों का अर्थात हो जाएगा ए एम इसका स्क्वायर बट्टे डी एन इसका स्क्वायर। बस हो गए। संदीप कुमार जी, कितना क्लियर क्लास चल रहा है। हाँ जी कल क्लास तो क्लियर चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग को समझ में आ जाए बात, हमारी प्रयास रहेगा जो आप लोग के समझ में आ जाए, हमारी कोशिश रहेगी जो आप लोग को समझ में आवे। चलिए सर जी ऐसा ही लिख दीजिए, लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा जी, लिखने में तो बहुत टाइम लग जाता है ना। चलिए बोलते भी हैं तो कम से कम आप लोग सुनिए भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लिखते जा रहे हैं। अरे कम ही सीखो लेकिन सीखो, मिशन ये रखो, जो हमारा उद्देश्य ये रखो जो सीखना है। मेरा भी उद्देश्य आपको सिखाना है, सीख जाओगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दूसरा हो गया, अब तीसरा चलते हैं। अब तीसरा चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में, वर्गों के
अनुपात में होता है। ये सब जो आपको लिख रहे हैं, ये सब जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सबको पूरा अच्छी तरह से आप ब्रेन में उतार लो। जीवन में सब दिन काम आएगा। जीवन की बात बता रहे हैं, जीवन में सब दिन काम आएगा। सिर्फ आप 10 क्लास पाठ पढ़ लोगे और खत्म हो जाएगा, ये बात नहीं है। ये स्टेटमेंट सब आपको जिंदगी में सब दिन काम आएगा। जिंदगी में जब तक पढ़ाई से लिंक आपका रहेगा, सब दिन काम आएगा। सब दिन काम आएगा जब पढ़ाई से लिंकेज आपका रहेगा तो। और सवाल बनाने में तो आपको सहूलियत मिलेगी ही। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत है माध्यिकाओं। अब देखिए माध्यिका क्या होता है। ये त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ये DEF है। ये त्रिभुज है, आप इसका नाम ABC और DE और F देते हैं। मान लेते हैं AM माध्यिका है। तो माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर को मिलाने वाली रेखा जो है सो सामने की भुजा को समद्विभाजित करे। तो कहने मतलब ये BM और MC ये आपको बराबर होगा। यहाँ पर D से DN ये माध्यिका है। माध्यिका क्यों कहेंगे? जब EN बराबर NF हो। जब EN बराबर NF हो। यदि DN माध्यिका है तो EN और NF बराबर होंगे जब माध्यिका है तो। ठीक है, तो सेम कंडीशन आएगा। एरिया ऑफ सेम कंडीशन आएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बट्टे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा? AM इसका स्क्वायर अब बट्टे हो जाएगा DN इसका स्क्वायर। जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए। निर्देशांक ज्यामिति संदीप कुमार, अच्छा निर्देशांक ज्यामिति भी बताएंगे सर। थोड़ा ही लिखिए मगर लिखने से याद रहता है। अच्छा, वो प्रॉब्लम तो आप लोगों की है, थोड़ा सा लिखिए कि कम लिखिए, वो प्रॉब्लम तो आप लोगों का है भैया। इसको समझ गए? तीसरा, उसके बाद चौथा देखिए। चौथा कंडीशन सेम आ रहा है। सेम लिखिए यहीं पर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत या माध्यिका को हटा के देखिए ऊंचाइयों, सब कुछ वही लिखिए। माध्यिका को हटा के दीजिए ऊंचाइयों के अनुपात में होता है। या माध्यिका को हटा के आप लोग दे दोगे, माध्यिकाओं को हटा के देगा ऊंचाइयों के, ऊंचाइयों ये लिखो, ये आप लोग लिखिए, ऊंचाइयों लिखिए। माध्यिका को हटा के ऊंचाई लिखिए, उसका फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर कंडीशन यही लिखिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल के बाद संगत ऊंचाइयों के, चौथा के संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। इसमें भी आप फिगर ड्रॉ करोगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और DEF। यहां से AM ऊंचाई है, AM क्या है आपको? ऊंचाई है। और DN यहां पर ये ऊंचाई है। ये AM और DN आपको ऊंचाई है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बट्टे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा? संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात में हो जाएगा। इसमें भी AM स्क्वायर अब बट्टे DN स्क्वायर। ये चौथा कंडीशन आ गया। हमने लिखा नहीं है इसको, उसी को आप लोग लिख लोगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत, माध्यिका को हटा दोगे अब
चौथा कंडीशन में माध्यिका को हटा के यहाँ देंगे ऊंचाइयों, माध्यिकाओं के वर्गों को अनुपात दिए हैं, वहां माध्यिका को हटा के लिखेंगे ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब एक कंडीशन और बच गया है, लिख लिया आप लोग। कौन सा चैप्टर? ये फर्स्ट चैप्टर का ही है संदीप जी, ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। समझ में आ गया सर? एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। मुझे उम्मीद है जो समझ में सबको आ जाएगा, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? आप लोग पढ़ाई करते हो, समझ में आना ही चाहिए। आ जाता है, बिल्कुल राइट है। चलते हैं अब आगे। लास्ट कंडीशन है, पांचवा कंडीशन देख लीजिए। पांचवा कंडीशन, चलिए ये पांचवा है, दो समरूप त्रिभुज के कोणों के अर्धक, दो समरूप त्रिभुज के कोणों के अर्धक की लंबाई, कोणों के अर्धक की लंबाई, कोणों के अर्धक की लंबाई के वर्गों के अनुपात, तो समरूप के त्रिभुज के अर्धक की लंबाई, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के यहां पर दे दो, यहां पर त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कोणों के, संगत कोणों के, संगत दे दो, संगत कोणों के अर्धक की लंबाई के वर्गों के अनुपात में होता है, वर्गों के अनुपात में होता है। दो समरूप त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कोणों के अर्धक, कोई भी कोण हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, ए बी सी, और यहां पर डी ई और एफ देते हैं। कोण का अर्धक, ये कोण का अर्धक, इस कोण को दो भाग में बांटने वाली ए से ए एम, ये कोण एक्स तो ये कोण भी एक्स, यहां से डी कोण, इस कोण के अर्धक डी एन हो, ये कोण वाई तो ये कोण भी वाई। कोण के अर्धक, अर्धक की लंबाई, अर्धक ए एम है और अर्धक रेखा आपको डी एन है, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अब बट्टा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा आपको? ए एम का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, अब बट्टे ए एम स्क्वायर बट्टे डी एन स्क्वायर, बस हो गया। जल्दी से लिखिए। कोमल कुमारी, कोमल गुप्ता, यस सर। सर उदाहरण देकर समझाइए, एकदम उदाहरण देकर समझाएंगे, वो एकदम उदाहरण देकर समझाएंगे। पहले स्टेटमेंट को आप लोग समझ लीजिए, पहले ये आप स्टेटमेंट को समझिए, एकदम एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, एकदम बिल्कुल आपका कहना राइट है। जो उदाहरण देकर समझाइए, एकदम उदाहरण देंगे आपको, एकदम एग्जाम्पल देंगे। सवाल आपको आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, सवाल बहुत जल्दी ला रहे हैं आपको, एकदम आपको एग्जाम्पल, एकदम एग्जाम्पल पेश करेंगे। चलिए लिखिए, इसको आगे बढ़ेंगे। ये 5 कंडीशन आपको समरूप त्रिभुज के बारे के क्षेत्रफल के बारे में बताए हैं। अब
आप लोग परिमाप के बारे में खुद से लिख लोगे या मुझे लिखना पड़ेगा? मैं समझा देता हूं, मुझे खुद से लिखना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझा देते हैं, आप खुद से कर लोगे। क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दोगे, लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज के लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट कंडीशन में है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। संगत क्या है? संगत अर्धक की लंबाई, संगत अर्धक की लंबाई, अर्धक की लंबाई के अनुपात में, लंबाई के अनुपात में होती है, अनुपात में होती है। फिगर सेम रहेगा, फिगर आपको सेम रहेगा, फिगर में आपको बदलाव नहीं आएगा, फिगर आपको चेंज नहीं करेंगे। हर स्टेटमेंट, पांचों स्टेटमेंट जो लिखा है सब स्टेटमेंट में आपको यही लिख देना है, दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। संगत अर्धक है, संगत भुजा लिखेंगे, भुजा का वर्ग नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्ग को हटा देना है, वर्ग को हटा देना है, वर्ग को हटा देना है। ठीक है, जहां जहां वर्ग लिखा हुआ वर्ग को हटा देंगे। संगत अर्धक का, संगत ऊंचाई का, संगत माध्यिका का, संगत भुजा का, संगत भुजा के अनुपात में होता है, लिखेंगे संगत भुजा के अनुपात में होता है, संगत माध्यिका के अनुपात में होता है। माध्यिका का वर्ग को हटा देना है तो लिखेंगे परिमाप, पेरीमीटर ऑफ परिमाप, परिमाप त्रिभुज एबीसी, परिमाप त्रिभुज एबीसी, परिमाप त्रिभुज एबीसी बट पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज डीईएफ, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या लिखेंगे, एएम, सिर्फ एएम, अब बट्टा हो जाएगा डीएन। इसमें स्क्वायर को सिर्फ हटा देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर को हटा देना है, सिर्फ आपको स्क्वायर को हटा देना है। सब में ये 5 और 5 ये 10 कंडीशन को पूरा आपको चाट जाना है, पूरा आपको रट जाना है, पूरा आपके जहन्नम में बैठा लेना है, आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। क्षेत्रफल वाला में वर्ग होगा, परिमाप वाला में सीधा अनुपात हो जाएगा। क्या ये कंडीशन मैं लिख दूं या आप खुद से लिख लोगे? नहीं तो 5 कंडीशन और लिखना पड़ेगा, जिसमें एक कंडीशन आपको लिख के बता दिया है, जो दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। अब परिमाप का अनुपात संगत अर्धक की लंबाई के अनुपात में, उसमें लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात में, संगत भुजा के अनुपात में होता है, संगत भुजा के अनुपात में होता है, संगत ऊंचाई के अनुपात में होता है, संगत माध्यिका के अनुपात में होता है, संगत भुजा के अनुपात में होता है, संगत माध्यिका के अनुपात में होता है, संगत शीर्ष लंबों के अनुपात में होता है, परिमाप में। सर जी कर लेंगे, रहने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इसी तरह से थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम आगे बढ़ने में मुझे मदद मिलेगी, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो आप लोग को मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए, आप लोग कह रहे थे एग्जाम्पल से आपके समक्ष हमने एग्जाम्पल ले लिया है। चलिए आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके बताइए, जल्दी से आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके बताइए, तब समझते हैं। आप लोग बार बार कर रहे थे तो हमने चलिए जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी बताइए। अब मैंने तो बता दिया है, अब आप लोग की बारी है, आप लोग बताइए इसको।
चलिए, जब आप बगल के चित्र में डी पैरेलल बीसी, एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर जब वह है 4 और x माइनस 4 दिया हुआ है, यहां पर 8 है और 3x माइनस 19 है, 3x माइनस 19 है, तो x का मान बताइए। तो अब स्पष्ट जब वह डी पैरेलल बीसी, अभी थेल्स में हम पढ़े हैं डी पैरेलल बीसी के, तो क्या हो जाएगा आपको एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। मान रखिए एडी बट्टे डीबी एक्स बट्टे एक्स माइनस 4 बराबर हो जाएगा 8 बट्टे 3x माइनस 19। अब इसको कोना कोनी गुना कर दोगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। आप इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 8 को गुना करेंगे x से कितना हो जाएगा, 8 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपको 8x माइनस 8 चौका 32 बराबर x को 3 से क्या हो जाएगा 3, क्या है यहाँ पर x बट्टे 4 नहीं है, 4 बट्टे x है, यहाँ 4 बट्टे x, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12x माइनस 19 चौका 76। अब 12x को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 8x माइनस 12x बराबर माइनस 76 प्लस 32, तो माइनस 4x बराबर माइनस में होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4। आपको ये और ये कट रहा है, x का मान निकाल लेते हैं, 44 बट्टे 4, 4 से 11 चौका 44, कैसे हो रहा है जी? अगर तो ऑप्शन छेबे करे तो कैसे हो? सही है, x का वैल्यू आपको 11 आ गया। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एक का आंसर नहीं बता रहे हैं आपको, एक का नहीं बता रहे हैं, 11 हुआ है, कंचन कुमारी 11 हो रहा है, ये बिल्कुल राइट है। चलते हैं, 1 नंबर का मैंने बताया ही नहीं, तो आप 1 नंबर का चल कैसे आया? 1 नंबर का ये सवाल है, 1 नंबर का ये सवाल है। 2 नंबर का सवाल था, बगल के चित्र में आपको एडी बट्टे डीबी बराबर 3/5, तो एसी आपको एसी दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ है 4.8, ये पूरा दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, तो एई बताइए, तो एई सिर्फ ये निकालना है, एई निकालना है, तो आप देख लीजिए एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी, तो एई निकालना है, ईसी के बदला में क्या लिखेंगे एसी माइनस एई के बदला में एडी बट्टा डीबी दिया हुआ 3/5 बराबर एई। अभी आपको तो बता दिए थे इससे पहले, एई का मान निकाल लीजिए, यहां से एई का मान निकाल लीजिए, क्या होगा एई का मान 4.8 जब माइनस हो जाएगा ईसी, और ईसी का मान निकाल लो तो हो जाएगा 4.8 माइनस ईसी निकालते हैं तो एई। अब किसी को चेंज कीजिए, या तो एई को चेंज कीजिए चाहे ईसी को चेंज कीजिए, एई को चेंज कीजिए चाहे ईसी को चेंज कीजिए। ईसी को चेंज करेंगे तो 4.8 माइनस ई होगा,
ए ही रहने दीजिए, ए ही रहने देते हैं, बट इसी है, इसी के बदले में 4.8 माइनस ए। अब इसको कोना कोनी गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 3 से क्या हो जाएगा, जब 5 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 5 ए बराबर 3 से 3 8 24 और 3 चौका 12 2 14, एक अंक के बाद माइनस 3 से 3a। अब 3a को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 5a प्लस 3a बराबर 14.4 हो जाएगा। अब 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8a बराबर 14.4। अब बट यहाँ पर ए को हटा देंगे या क्या कहते हैं ए का मान निकाल लेंगे, तो 14.4 बट 8 काट दीजिए, 8 से एक बार में, और फिर 8 64 1.8, यही 1.8 आएगा आंसर, 1.8 आएगा आंसर। एक्स का मान 11 है। लेभा कुमारी, कंचन कुमारी, आदेश कुमार, कंचन कुमारी फर्स्ट में 1.8 आया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तो ये समझ में आएगा आप लोगों को, समझ में आएगा। बगल के चित्र में ABC की भुजा AB और ST पर क्रमशः P और Q बिंदु हैं, PQ पैरेलल BC के। ये दिया हुआ है PQ पैरेलल BC के, AP2 ये ऊपर का दूरी AP2 दिया हुआ है, AC 9 दिया हुआ है, AB 6 दिया हुआ है। अब देखिए ये 6 दिया हुआ है तो 2 है तो ये 4 होगा, ये पूरा 9 दिया हुआ है, AC 9 है तो AQ किसके बराबर होगा, ये AQ किसके बराबर हो जाएगा। यहां भी देखिए अब AQ का मान निकालते हो, AQ बराबर क्या हो जाएगा, पूरा 9 है, 9 माइनस QC, और QC का मान निकालोगे तो क्या होगा, QC का मान, यदि QC का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस AQ। क्योंकि अब देखिए आपको दिया हुआ है PQ पैरेलल BC, तो AP बट्टे BP क्या लिखोगे, AP बट्टे BP बराबर AQ बराबर हो जाएगा AQ बट्टे QC। अब किसी को चेंज कीजिए, हमको मान निकालना है क्या, AQ का, AQ को छोड़ दो। वैसे यहाँ पर AQ को छोड़ते हैं, QC को चेंज करते हैं, किसी को चेंज करेंगे तो आपको आंसर आएगा ही। यदि आपने QC का मान निकाल लिया तो QC को घटा देंगे, AQ निकालने के लिए घटा देंगे। इसमें से दो मान में से जो मान आपको दिल करे, जो मान आपको रखने का दिल करे वही मान आप रख सकते हो, जो मान रखने का आपका दिल करे वही मान रखो, आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन आसानी के ख्याल से AQ निकालना है, ये टेक्निक है, ये आपको टेक्निक है, जो यदि AQ निकालना तो AQ को रहने दो, AQ को रहने देते हैं, AP बट्टे BP 2/4 बराबर AQ को रहने देते हैं क्योंकि AQ निकालना है, बट QC के बदला में लिखेंगे 9 माइनस AQ। अब इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं और AQ का मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 4AQ बराबर 2 से गुना करते हैं, 2 9 18 और माइनस 2AQ। अब 2AQ को इधर ले आते हैं, 4AQ और 2AQ हो जाएगा आपको 6AQ बराबर 18। AQ का मान निकाल लेंगे, AQ का मान 18 बटा 6 3 18 बराबर आपको 3 आएगा आंसर। AQ निकालना है तो AQ का मान आपको आ गया कितना, AQ का मान आपको 3 आ जाएगा। देखिए किनको प्रॉब्लम हो रही है, AQ का मान आपको 3 आ जाएगा। देखिए किनको प्रॉब्लम हो रही है।
यदि QC कहेगा ये 3 हो रहा है तो ये पूरा 9 में से 3 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। यदि आपको QC कहा था तो घटा देते, QC कहा था तो 9 में से एक क्यू घटा देंगे तब आपको 6 आंसर आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC की भुजा, देखिए इसमें गौर से देखिए, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः P और Q बिंदु है। यदि AP 4 दिया हुआ है, BP 6 दिया हुआ है, AQ 6 दिया हुआ है और QC 8 दिया हुआ है, तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं हम तो सबसे पहले जो ये रेखा पैरेलल है कि नहीं है, इसके पैरेलल है कि नहीं, अनुपातिक संबंध कैसा होता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं जो इनका अनुपातिक संबंध कैसा है। तो अनुपातिक संबंध देख लीजिए बाबू कैसा हो रहा है, AP बट्टे BP निकालिए, AP बट्टे BP 4/6, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में 2/3 होता है। इधर देखिए फिर AQ बट्टा QC निकालते हैं तो 6/8, यहाँ 4 बार में, यहाँ 3 बार में बराबर 3/4 होता है। देखिए दोनों का अनुपातिक संबंध समान नहीं है, तो AP बट्टा BP नॉट पैरेलल नहीं है AQ बट्टा QC, क्योंकि अनुपातिक संबंध यहाँ पर यदि आपको 2/3 आया है तो यहाँ भी 2/3 ही आना चाहिए। अनुपातिक संबंध समान नहीं है तो रेखा पैरेलल नहीं होगी, और अनुपातिक संबंध समान है तो रेखा पैरेलल होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसा बताता है, यदि आपको अनुपातिक संबंध समान है तो रेखा पैरेलल होगी, और थेल्स प्रमेय बताता है यदि रेखा पैरेलल है तो अनुपातिक संबंध सेम होगा। यह अनुपातिक संबंध सेम नहीं आ रहा है तो रेखा पैरेलल नहीं होगी। कह रहा है PQBC के समानांतर है, PQBC के समांतर तो नहीं है, इसमें से PQBC के समांतर नहीं है, PQBC के समानांतर PQBC के समानांतर नहीं है, यही होगा PQBC के समानांतर नहीं है। यही आपको B नंबर का ऑप्शन आएगा, PQ जो है तो BC के समानांतर नहीं है, क्योंकि अनुपातिक संबंध समान नहीं है। चलिए D नंबर का आपने D नंबर का ऑप्शन दिया है, D नंबर का नहीं होगा, इसमें D नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें D नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा बाबू। कंचन कुमारी D नंबर का नहीं, 4 का A नंबर BC PQ के समांतर है नहीं रे बाबू, 4 का A नहीं होगा। अनुपातिक संबंध समान नहीं है, कौन सा कथन सत्य है, PQ BC के समांतर नहीं है, यही स्टेटमेंट सही है, B नंबर का ऑप्शन आएगा। नीवा कुमारी B नंबर सही, बिल्कुल राइट है, B नंबर 4 का B नंबर आएगा, 4 का B नंबर आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का। अरे आपको पूरा डिटेल्स बता देते हैं, फिर भी देखिए ना कहाँ आपको गड़बड़ी हो रही है, कहीं आपको गड़बड़, अनुपातिक संबंध आपको बराबर हो गया होगा इसलिए रेखा पैरेलल हो रही है, अनुपातिक संबंध तो बराबर है नहीं, अनुपातिक संबंध समान नहीं है तो रेखा पैरेलल नहीं होगी, सीधा सी बात है। इसमें अनुपातिक संबंध समान होगा तो रेखा पैरेलल होगी, और अनुपातिक संबंध समान नहीं है तो रेखा पैरेलल नहीं। चलिए देखिए, चलते हैं आगे। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा, किसी त्रिभुज की एक कोण ABC, एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो, एक कोण की समद्विभाजक उसकी माध्यिका हो, ये इसकी माध्यिका हो, AD जो है उसकी माध्यिका है, माध्यिका एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। ये प्रॉपर्टीज जानते हैं आप लोग, ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक कोण की माध्यिका, एक कोण की समद्विभाजक रेखा यदि उसकी माध्यिका हो जाए
इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटे, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटे और सामने की भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटे, तो वह कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। यदि किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा यदि माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। अगला क्वेश्चन देखिए। बगल में चित्र दिया हुआ है ADBAC का अर्धक है। अभी जस्ट बताए थे अर्धक के बारे में, ये अर्धक है। अर्धक है इसका मतलब ये आपको x, तो ये भी x एंगल होगा। यदि AB आपको 10 दिया हुआ है, BC 14, ये पूरा 14 दिया हुआ है, BC आपको 6 है, BC 6 है, तो CD का मान, ये CD का मान निकालना है। ये CD का मान, अब देखो BD का मान निकाल लेते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस CD, और CD का मान क्या हो जाएगा? 6 माइनस BD। यहां पर आपको CD का मान निकालना है, CD को रहने देना है, BD को चेंज करेंगे, BD को आपको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें कौन सा कंडीशन काम करेगा, सो बताइए। क्या हो जाएगा इसमें? AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा CD। चलिए मान को पुटिंग कीजिए, इतना कर दिया, मान को पुटिंग कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए इसका। मान को पुट कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए इसका। AB आपको 10 दिया हुआ है, 10 बट्टा 14 बराबर BD। मान निकालना है किसका? CD का निकालना है। BD को चेंज कीजिए, 6 माइनस CD बट क्या हो जाएगा? बट क्या है? CD है तो CD छोड़ देता है। अब कोना को गुना कीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 7 14 और 2 5 10। अब कोना को गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा? तो 5 CD क्या हो जाएगा? 5 CD बराबर 7 छाके 42 माइनस 6 CD। अब 6 CD को इधर ले आते हैं, 5 CD प्लस 6 CD बराबर आपको 42। 7 6 और 5 11 CD बराबर 42। अब CD का मान निकालते हैं 42 अब बट 11, 42 बटे 11। अब भागा दीजिए, 11 तिया 33, क्या बच गया? 11 33 है, 34 35 36 37 38 39 40 कितना हो जाएगा? 11 33, 11 55 55, 3.5 यही आएगा। 3.5 बी नंबर का ऑप्शन है। चलिए आप लोगों का आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।